नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अभी आज की क्लास में हम दोस्तों चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, किसकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के तीन भागों में बांटा गया, तीन कैटेगरीज के अनुसार इनको हमने बांटा गया है। एक तो है कि यूज़र इंटरफेस के अनुसार, एक है यूज़र के अनुसार, एक है कार्य प्रणाली के अनुसार यानी यूजेज के अनुसार, ये भी आप कह सकते हैं। तो तीन प्रकार से हमने इसमें डिवाइडेशन किए हैं। दोबारा से सुन लें। एक तो यूज़र इंटरफेस यानी सामने वाली जो स्क्रीन है वो हमें किस प्रकार की दिखाई देती है, उस पर जो आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर। तो ये होता है सिंपली हमारा दो प्रकार का CUI और GUI, यानी एक तो कमांड यूज़र इंटरफेस और एक होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक होता है हमारे पास में यूज़र के अनुसार यानी सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र, यानी एक समय में हम एक ही यूज़र के द्वारा साइन इन हो सकते हैं या मल्टीपल यूज़र के द्वारा साइन इन हो सकते हैं। तो वो होता है हमारा सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। एक है हमारे पास में यूजेज के आधार पर, तो वहाँ हमारे पास आते हैं जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, ऐसे बहुत सारे हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्किंग, एम्बेडेड, कई सारे प्रकार के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। तो इनको हमने टोटल कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। कार्य के आधार पर, यूज़र इंटरफेस के आधार पर, यह है इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस के आधार पर और यूज़र उपयोग के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र उपयोग के आधार पर, किसके? कार्य के आधार पर, यूजेज के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आपको जब हमने सेकेंड जनरेशन पढ़ी थी तो उसमें मैंने ये बताया था कि बैच जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारा या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या करता है? एक समान डेटा के एक ग्रुप बनाता है और एक समय में एक ही ग्रुप को क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। दूसरा क्या है? मल्टीटास्किंग है, एक मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे बहुत सारे हमारे। एक एम्बेडेड है जो छोटे खिलौने वगैरह में यूज़ में लिया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें मैंने आपको ऑलरेडी सेकंड जनरेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको बताया भी था और समझाया भी था कि एक बार यदि आपने एक समय में एक ही बैच को आप प्रोसेस कर पाओगे और प्रोसेस करने के बाद उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता है, यूज़र के द्वारा उसको आप प्रोसेसिंग को एंड या कैंसिल नहीं कर सकते, और जब तक वो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक दूसरा जो भी बैच है वो आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे, वो वेटिंग में रहेगा। ठीक है। तो एक समय में एक ही बैच को प्रोसेस करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नाम क्या दे दिया? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समान कार्य के बैच या ग्रुप के रूप में पूरा किया जाता है और यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही कार्य करता है। एक समय में क्या कर रहा है? एक ही कार्य, और वो भी कैसा? एक समान कार्य, एक समान बैच को। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यदि टेक्स्ट है तो पहले टेक्स्ट के बैच बनाएगा, यदि इमेज है तो एक इमेज का अलग बैच बना देगा, ऑडियो है तो ऑडियो का अलग बैच बना देगा, वीडियो है तो वीडियो का भी एक अलग बैच बना देगा, और फिर कहेगा कि इसका बैच 1 हो गया, ये बैच 2 हो गया, ये बैच 3 हो गया और ये बैच 4 हो गया। फिर एक बार में एक को प्रोसेस करेगा, एक बार में एक को ही प्रोसेस करेगा, और जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक ये क्या करेंगे? वेट करते रहेंगे। और इससे प्रोसेसिंग पर यूज़र का कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसका होता है जैसे हमारे लाइनक्स में चलता है कर्नल। क्या है? कर्नेल। तो कर्नेल के द्वारा प्रोसेसिंग को नियंत्रण में लिया जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र को अपने दूसरे कार्य के लिए तब तक इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक वेट करना पड़ता है जब तक कि यूज़र का दिया गया पहला कार्य पूरा नहीं हो जाता। यानी जब तक पहली प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक दूसरे कार्य के लिए या दूसरी प्रोसेसिंग के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है आपके पास में मल्टीटास्किंग। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें हम एक साथ एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। एक साथ एक से अधिक कार्य यदि हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको नाम क्या देंगे? मल्टीटास्किंग। कि सर ऐसा कौन सा है? तो ऐसा मल्टीटास्किंग देखो, आपके मोबाइल का एंड्रॉयड भी मल्टीटास्किंग है, आपके कंप्यूटर का विंडो भी मल्टीटास्किंग है। आईफोन यूज़र हैं तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल में iOS है। कि मल्टीटास्किंग कैसे सर? आप देखो, साथ में गाने सुन सकते हो, फेसबुक या सोशल मीडिया पर सर्फिंग कर सकते हो, या और भी बैकग्राउंड में आप कुछ भी ऐप वगैरह चला के रख सकते हो, टाइप कर सकते हो, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, तो वो हुआ मल्टीटास्किंग। एक है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं? एक ही कार्य को करने के लिए एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर कार्य करते हैं, यानी काम एक ही है लेकिन उसको करने के लिए हमने मल्टीपल प्रोसेसर का यूज किया।
एक साथ, जैसे उदाहरण के लिए हम पैरेलल प्रोसेसिंग एक शब्द आया था आपके 5वीं पीढ़ी में, उसमें हमने क्या किया था, मल्टीपल प्रोसेसरों को जोड़ करके और एक कार्य किया था, जिसका उदाहरण दिया था मैंने, जैसे चुनावी रैलियों में या बड़े बड़े शोरूमों में आपने बड़ी बड़ी डिस्प्ले देखी होंगी, तो वो डिस्प्ले कोई सिंगल डिस्प्ले नहीं होती है, उसमें बहुत सारे एलईडी एलिमेंट्स को जोड़ करके और एक ही डिस्प्ले तैयार की जाती है। तो वो हुआ कि हर एलईडी का एक अलग प्रोसेसर था और सभी प्रोसेसरों को जोड़ करके एक काम किया गया था, इसलिए उसका नाम दे दिया मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी एक काम को करने के लिए हम 2 या 2 से अधिक प्रोसेसरों का उपयोग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाम से यहाँ भी पता चल रहा है कि हम ऐसे जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों को मेमोरी में स्टोर करते हैं या रन करवाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं। एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसको नाम दे दिया मल्टी प्रोग्रामिंग। एक है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग कब ज़रूरत पड़ेगी, ये भी मैंने आपको 3rd जनरेशन में बताया हुआ है दोस्तों। और 3rd जनरेशन में हमने लिखा भी था कि यदि हम जैसे अभी बैच बनाए थे हमने, बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो उन सभी बैचों को एक साथ प्रोसेस कर दें, यानी जितनी भी प्रोसेसिंग है सबको एक साथ शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रोसेसिंग को एक बराबर टाइम शेयरिंग किया जाता है। जैसे हमने नाम दिए थे, B1 बैच था एक, मान लो एक B2 था, एक B3 था और एक B4 था, और सभी को एक साथ प्रोसेस करवा दिया जाए, सभी को एक साथ प्रोसेस करवा दिया, चारों प्रोसेसिंग, चारों बैचों की प्रोसेसिंग एक साथ। तो अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सबको अपनी सुविधा अनुसार इक्वल टाइम शेयरिंग करेगा कि 2 सेकंड के लिए तो ये प्रोसेस होगा, 2 सेकंड के लिए ये प्रोसेस होगा, 2 सेकंड के लिए ये और 2 सेकंड के लिए। लेकिन ये टाइम इतना कम होता है कि हमें ये टाइम गैप पता नहीं चल पाता है। यूज़र को लगता है सभी प्रोसेस लगातार चल रही होती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि एक समय में वैसे तो एक ही प्रोसेसिंग चल रही होती है, लेकिन कोई भी प्रोसेसिंग एंड नहीं होती है, तो सब बराबर समय के लिए रन करती रहती हैं। तो एक साथ सभी प्रोसेसिंग को हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ये कहलाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 3rd जनरेशन में बताया हुआ है आपको। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4th जनरेशन में आया था। इसमें हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे कि एक तो होता है हार्ड, एक क्या होता है, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्ट में तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा टाइम बाउंड नहीं होता है, कुछ सेकंड का डिले चलता है। लेकिन हार्ड में क्या होता है, टाइम बाउंडेशंस होती है, यानी किसी भी काम को करने के लिए आपको पहले से ही बाउंड कर दिया जाएगा कि इस काम को आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना है, तो मतलब वो कंप्लीट होना ही चाहिए, 1 माइक्रो सेकेंड भी अधिक नहीं लगनी चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हम जनरली हमारे मिसाइल लॉन्चिंग या रिसर्चों में जो यूज करते हैं वो होते हैं हार्ड रियल टाइम वाले, और हम जो ज़्यादातर यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कौन सा, सॉफ्ट रियल टाइम, जिसमें इंस्टेंट रेस्पॉन्स होता है और टाइम फिक्स ही होता है। लेकिन हो सकता है कि 1 सेकंड कभी ज़्यादा भी लग जाए, 1 सेकंड कम भी लग जाए, तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें टाइम बाउंड होता है लेकिन बहुत कम, इसमें हार्ड टाइम बाउंड होता है बहुत ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने क्या कर रखा है, काम बांट रखे हैं। फिजिकली हमने अलग अलग प्रोसेसर को अलग अलग काम दे रखा था, लेकिन अब एक ही काम को हमने अलग अलग प्रोसेसर को बांट दिया और फिर हम उनसे प्रोसेसिंग करवा रहे हैं। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी कार्य को भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटर्स के माध्यम से बांटा जाता है। जैसे आपने एक गूगल शीट ली, उस गूगल शीट को अलग अलग दोस्तों को मेल आईडी के द्वारा शेयर कर दिया और सभी उस पर अलग अलग काम करने लगे, यानी एक ही शीट पर काम हो रहा है अलग अलग स्थानों से अलग अलग कंप्यूटर पर। काम एक ही है, एक ही सीट है, लेकिन उसको अलग अलग कंप्यूटरों पर किया जा रहा है। यह हो सकता है नेटवर्क के माध्यम से आप सभी दोस्त लैन वायर या ईथरनेट केबल के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और कनेक्ट होने के बाद सभी कोई एक फाइल पर अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं और वो आपने किसी नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से शेयर की हुई है, साझा की हुई है, तो उसे हम कैसा बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा ही होता है दोस्तों जिसका नाम है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है, एम्बेडेड, जो वर्तमान में आपके जैसे एसी है, फ्रीज है, रिमोट है, टीवी है, इनके अंतर्गत बच्चों के खिलौने हैं, इनके अंदर यूज लिया जाता है कंट्रोलिंग के लिए, उसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हुए दोस्तों, प्रकार हुए अलग अलग, और वो भी किसके आधार पर, कार्य के आधार पर।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला टाइप है हमारा यूजर इंटरफेस के आधार पर। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी दो प्रकार के बताए हुए हैं, एक CUI और एक GUI, यानी कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले देखते हैं कमांड में कौन कौन से आते हैं और क्या होता है। तो कमांड यूजर इंटरफेस में आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन होती है और प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको प्रत्येक कार्य के लिए कुछ कमांडें होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको याद रखना पड़ता है। यदि वो आपको याद होंगे तो ही आप इस इंटरफेस पर काम कर पाएंगे, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी आपके सामने किसी प्रकार का कोई फाइल फोल्डर का आइकन नहीं होगा, कोई ऐसी विंडो नहीं होगी जिसमें आप डायरेक्ट किसी प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसिंग के लिए किसी आइकन को सेलेक्ट कर सकें, क्लिक कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो पूरा नाम है वो देखिए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता है। तो दोनों है फुल फॉर्म, कमांड यूजर इंटरफेस बोलिए या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलिए। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी कार्य निर्देश कैरेक्टर या कमांड के रूप में दिए जाते हैं। किसके रूप में किए जाएंगे? कमांड के रूप में। शब्दों के बारे में, CUI ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम से संबंधित कमांड याद रखने पड़ते हैं। यदि आपको कमांड याद नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सर कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? तो सबसे एक ही नाम याद रखना है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा जो निर्मित किया गया था 1981 में, वो है आपका MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसकी तो फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ ली जाती है और डायरेक्ट पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ऐसे पूछ लेगा, चार ऑप्शन देके, निम्न में से कौन सा GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आंसर हमेशा आपको क्या मिलेगा? MS-DOS। और MS-DOS की फुल फॉर्म भी आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या नाम है? ग्राफिकल। इसमें हमारे पास एक स्क्रीन होती है जिसमें हमारे पास आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। किसके द्वारा? किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा, जिसमें हमने नाम लिए थे माउस, ट्रैकबॉल, उनके द्वारा। तो एक ऐसी स्क्रीन, एक ऐसी डिस्प्ले जिस पर आप कोई भी काम क्लिक के द्वारा कर सकते हो, सिलेक्शन के द्वारा कर सकते हो, वो हमारा GUI इंटरफेस कहलाता है। तो GUI की फुल फॉर्म क्या बताइए आपको? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में समस्त कार्य व निर्देश चित्रात्मक रूप में पूरे किए जाते हैं। हम इसके बारे में जनरली बोलते हैं कि जो हमारा GUI यूजर इंटरफेस है, इसमें हमारे पास में ध्यान दें क्या होते हैं? आइकन्स। क्या? आइकन्स, मेन्यूज़। क्या मिल जाएंगे आपको? मेन्यू मिल जाएंगे, चार्ट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? चार्ट। ठीक है, ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे, कुछ भी आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट फाइल फोल्डर्स मिल जाएंगे, जैसे विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडोज़ 8, विंडो 10, विंडो विस्टा, आपका एंड्रॉयड आप ले सकते हो, मैक ले सकते हो। सभी कैसे हैं ये जो आप रिसेंट में यूज़ कर रहे हो? उबंटू है, लाइनेक्स है, सब आपके GUI पर आधारित हैं। बहुत सारे नाम हैं, ये नहीं ज़रूरी है कि सिर्फ यही है। लाइनेक्स हो गया आपका, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, एंड्रॉयड हो गया मोबाइल में। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित हैं दोस्तों? GUI पर आधारित हैं। तो दो टाइप यहाँ हो गए। लास्ट आपका बचता है यूज़र के आधार पर। यूज़र में हमने लिखे थे एक सिंगल यूज़र और एक मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र जिसमें एक बार में एक ही यूज़र के द्वारा आप साइन इन कर सकते हैं, एक ही ID के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं, एक ही यूज़र हो सकता है। मल्टी यूज़र में आप एक से अधिक यूज़र बना सकते हैं और आप यूज़ में भी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंगल यूज़र में कौन कौन से आते हैं? एक समय में एक ही यूज़र कार्य कर रहा है, उसमें देखो MS-DOS है, मैक है, विंडो में विंडो 95, विंडो 98 और एक ME होता है दोस्तों मिलेनियम एडिशन। क्या है ये? मिलेनियम एडिशन। ये विंडो का ही एक वर्जन आया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किस प्रकार का है? सिंगल यूज़र। इसमें हम एक समय में एक ही यूज़र काम मिलेगा। बात करते हैं मल्टी यूज़र की। मल्टी यूज़र में एक साथ एक से अधिक यूज़र कार्य कर सकते हैं। तो इसमें देखिए लाइनेक्स, यूनेक्स, विंडो NT होता है न्यू टेक्नोलॉजी। क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। विंडो XP, तो ये XP शब्द लिया गया है एक्सपीरियंस से। किससे लिया गया है? एक्सपीरियंस से।
EXPRIENC, तो यहाँ से ऐसे उठा लिया है, एक्सपीरियंस से लिया गया है XP। उबंटू है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1, विंडो 10 और अब कौन सी आ चुकी है, विंडो 11 भी आ चुकी है दोस्तों, विंडो 11। तो ये भी सब कैसे हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तो हुए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। दोबारा देख लें, 3 प्रकार से हमने बांटा है, ध्यान से सुन लें। सबसे पहले हमने बांटा जैसे यूज़र के आधार पर, जिसमें हमने पढ़े हैं सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र। दूसरा हमने डाला था यूज़र इंटरफेस के आधार पर, जिसमें हमारे पास CUI और GUI थे। तीसरा हमारा था कार्य प्रणाली के आधार पर या यूजेज के आधार पर, जिसमें हमने बैच पढ़ा, रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सब मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, सारे जो प्रकार थे वो हमारे कार्य प्रणाली के आधार पर थे। अब हमारे काम का होता है सबसे मेन और सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज किए जाने वाला, क्योंकि हमें पता है सबसे ज़्यादा यूज़र हैं वो किसके हैं दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ध्यान रहे, ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडो में से पहले, और इसी के विंडो को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसको ध्यान में रखा गया यहाँ पर विंडो, क्योंकि हम ज़्यादातर विंडो यूज कर रहे हैं। दूसरा, आईफोन या एप्पल वाले यूज़र मिलेंगे तो हम बोलेंगे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा वर्तमान में यूज किए जा रहे हैं। हालांकि और भी कोर्ट कचहरियों में उबंटू भी यूज किया जाता है, काफ़ी जगह लाइनेक्स भी यूज होता है। पुलिस वगैरह जो यूज करती हैं ज़्यादातर लाइनेक्स का इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन कम होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़र विंडो के मिलेंगे, सेकंड नंबर पर आपको मैक के मिलेंगे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो सबके लिए कॉमन है वो है यूज़र इंटरफेस का। किसका, यूज़र इंटरफेस। क्या करता है ये, यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, जिसे हमने नाम दे दिया यूज़र इंटरफेस। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट। क्या है, फाइल मैनेजमेंट की। कौन सी फाइल कहाँ पर है, तो इसमें फाइल सिस्टम चलता है। 3 प्रकार के फाइल सिस्टम यहाँ पर जनरली हम यूज करते हैं फाइल मैनेजमेंट में, आपको ध्यान देना है। एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फैट था। फैट में अलग अलग एडिशन आए, जैसे 16 बिट आया है, 32 भी आया, और अब कौन सा चल रहा है, 64 बिट भी चल रहा है। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी आया विंडो के लिए। ध्यान रहे किसके लिए, विंडो के लिए बात कर रहा हूँ ये मैं, एक्सफैट है। और अभी जो एक लेटेस्ट चल रहा है वो है NTFS, जिसके द्वारा फाइलों को मैनेज करना या उनको अरेंज करना इजीली हो जाता है। आप इजीली फाइल को ढूंढ सकते हैं, फाइल की लोकेशन ढूंढ सकते हैं, कितने साइज की है ये डिफाइन कर सकते हैं। आप उसे ओपन, एडिट, रीड वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। किसके द्वारा, इन फाइल सिस्टमों के द्वारा। काफ़ी बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। और NTFS की होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, अलग से इनके बारे में एक दिन क्लास में बताऊंगा। कि जो हमारा MS DOS था उसने सबसे पहले फैट का यूज किया। तो MS DOS में जो हमारी जनरली फाइल का नाम हो सकता है वो 8 कैरेक्टर का हो सकता है, जबकि विंडो में यही अब 255 का हो सकता है। 255 कैरेक्टर का हम फाइल का नाम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। ऐसे यदि हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पर हायरार्किकल फाइल सिस्टम चलता है, हायरार्किकल। और MS DOS की जब बात करेंगे, सॉरी लाइनेक्स की, तो लाइनेक्स के लिए चलता है ग्लोबल फाइल सिस्टम। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं। आगे धीरे धीरे आपको ये चीज़ें मैं बताते हुए चलूँगा। ऐसे ही है मेमोरी मैनेजमेंट, कि कहाँ पर कितनी मेमोरी यूज आ रही है, कहीं पर अनावश्यक रूप से मेमोरी ख़राब तो नहीं हो रही है, कुछ टेम्परेरी फाइल्स हैं जो मेमोरी को वेस्ट नहीं कर रही है, तो उसका भी जो पूरा मैनेजमेंट है, कौन सी ड्राइव में कितनी साइज़ है, कितनी फुल है, कितनी खाली है, कौन यूज़ कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सी प्रोसेस को कितना समय लगेगा, कब कंप्लीट होगी, करनी है नहीं करनी है, प्रोसेसिंग एंड करनी है, प्रोसेसिंग कैंसिल करनी है, तो वो सब किसका नियंत्रण पर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, कौन सी डिवाइस किस प्रकार का निर्देश दे सकती है और उसके द्वारा किस प्रकार की प्रोसेसिंग की जा सकती है, तो वो भी हमारा किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखो यूज़र इंटरफेस हमने बताया कि कंप्यूटर व यूज़र के मध्य संपर्क के लिए 2 प्रकार के इंटरफेस हैं हमारे, एक CUI और एक GUI। तो अभी हमने इनके बारे में चर्चा करी ली थी ऑलरेडी, कमांड वाला और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, तो किस नाम से मेमोरी की कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर होता है, कहाँ पर स्टोर हो रहा है, कौन सी ड्राइव में स्टोर हो रहा है, तो वो हमारा किसका काम है, फाइल मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी कहाँ डाटा स्टोर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि किसी प्रोग्राम के द्वारा कार्य करने के लिए प्रोसेसर को कितना समय देना पड़ेगा, कि कौन सी प्रोसेस कितने समय में ख़त्म
होने वाली है, कितने टाइम में हो जाएगी, तो वो भी पूरा मैनेजमेंट यही देखता है। इसके अंतर्गत इनपुट व आउटपुट डिवाइस से संबंधित व कार्य को मैनेज किया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार की, क्योंकि अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि MS DOS, दूसरा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ में बहुत सारे वर्जन हैं और मोबाइल में भी अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे, क्योंकि मोबाइल का भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़र आजकल मोबाइल के ज़्यादा हो गए, कंप्यूटर के कम है। तो MS DOS की यदि हम बात करें तो इसका पूरा नाम मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसे कब बनाया गया था? 1981 में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको मैंने ये चीज़ बताई है। तो देखो, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है। किस प्रकार का है? तो सिंगल यूज़र है। किस इंटरफेस पर आधारित है? तो CUI, कमांड या कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर आधारित है, वहाँ भी इसका नाम आ चुका था। और कब बनाया गया? तो ये देखो माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट है और साथ में कंपनी है कौन सी? IBM। यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कमेंट करके बताइएगा IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि जब हरमन ऑलरेथ की चर्चा कर रहे थे वहाँ पर हमने IBM की चर्चा की थी। 1924 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था टेबुलेटिंग मशीन से। फुल फॉर्म देखना, पहला वीडियो देखना, वहाँ आपको मिलेगी, अभी नहीं बताऊँगा, आप कमेंट करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो ये कब की गई थी? 1981 में इसको बनाया गया था। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट पूछ लेता है काफ़ी बार, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? ध्यान रहे, MS DOS। दूसरा देखिएगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले विंडोज से पहले सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता था। तो ये कैसा है? एक ओपन सोर्स है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स हमने अभी जस्ट आपको बताया था कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर के साथ साथ जिसका सोर्स कोड भी आपको फ्री उपलब्ध हो जाता है, जिसमें आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। लाइनेक्स किसके द्वारा बनाया गया था? तो उनका नाम देखें, इनका विकास लूनस टोरवेल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? लूनस टोरवेल्ड के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। लाइनेक्स को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? लूनस टोरवेल्ड। लाइनेक्स ही था एक्चुअल में, इस लाइनेक्स का नाम इसी पर पड़ा है, लूनेक्स पर। इसका जो पहला संस्करण था वो 0.11 के नाम से कब आया है? 1991 में। और लाइनेक्स का जो विकास था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हुआ है। किस पर आधारित? यूनिक्स। तो कहते हैं जब C भाषा डेवलप हुई थी, C लैंग्वेज डेनिस रिची ने 1972 में डेवलप हुई थी, तो उस पर आधारित आने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था यूनिक्स। और यूनिक्स पर ही आधारित आने वाला कौन सा है? लाइनेक्स। तो लाइनेक्स के मेन 3 भाग होते हैं। एक अभी मैं आपको बता रहा था जो प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, जैसे हमारा इधर बायोस था, ऐसे ही लाइनेक्स में जो यूज आता है वो है कर्नेल। क्या है? कर्नेल। एक सिस्टम लाइब्रेरी जिसमें आपकी सारी फाइल्स यूज होती हैं, और एक सिस्टम यूटिलिटी। ये 3 मेन पार्ट होते हैं। तो यहाँ से कर्नल का पूछ लिया जाता है कि कर्नल किस ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग होता है। तो ध्यान रखना, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सारा जो नियंत्रण होता है प्रोसेसिंग वगैरह का, वो सब किसके पास होता है? कर्नल के पास होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, इसका विकास हुआ था 1969 में, लेकिन तब ये सिंपल कोडिंग में लिखा गया था, C लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था। बेल लेबोरेटरीज के अंतर्गत। कहाँ पर? बेल लेबोरेटरीज में, कर्मचारियों के द्वारा। लेकिन तब ये असेंबली, सिंपल कोड मतलब हम न्यूमेनिक्स कोड चलते थे, जिनको असेंबली भाषा में यूज किया जाता है। ये भी ध्यान रखना, सेकंड जनरेशन में हमने असेंबली भाषा पढ़ी थी, वहीं पर इसका यूज हुआ था। लेकिन जैसे ही फिर डेनिस रिची ने, ध्यान रखना, C लैंग्वेज दोबारा किस में लिखा गया? इसको C प्रोग्रामिंग भाषा में दोबारा से लिखा गया। पहले तो असेंबली भाषा में लिखा गया था, लेकिन 1973 में दोबारा से किस भाषा में? C भाषा में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, C भाषा किसके द्वारा डेवलप की गई थी? डेनिस रिची के द्वारा। क्या नाम है उनका? डेनिस रिची के द्वारा C भाषा लिखी गई थी 1972 में। तो इस C भाषा में इसको दोबारा से लिखा गया है। तो 2 बार बना है ये, पहले असेंबली में और फिर C में, और अब जो यूज़ हो रहा है वो किस में आता है? C में ही। उसी पर आधारित हमारा लाइनेक्स आया था, C वाले पर आधारित था दोस्तों। यूनिक्स एक प्रकार का ये भी कैसा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जैसे लाइनेक्स था वैसे ये है, इसका भी सोर्स कोड फ्री अवेलेबल होता है। नेक्स्ट देखिए आता है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्पल कंपनी का सभी ने नाम सुना होगा, सब कोई आज के टाइम में आईफोन का फ़ैन होता है, हर कोई चाहता है एक बार मैं भी आईफोन का इस्तेमाल करूं। तो उस कंपनी के द्वारा बनाया गया मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है मशीनटोस।
क्या नाम है? मशीनटोस्ट। यह एप्पल कंपनी के द्वारा कब बनाया गया? 1984 में। मशीनटोस्ट, इसे ही शॉर्ट में हम मैक बोलते हैं, और जो एप्पल के लैपटॉप वगैरह आते हैं उनको हम मैक बुक बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? मैकबुक। जैसे आईफोन को का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है iOS शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं? मैक। ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो विंडो आया है दोस्तों जिसे आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। पहली बार पहला जो वर्जन था इसका वो आया था आपका 1985 में, 1985 में। दोस्तों देखो माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन कब आया है? 1985 में, विंडो 1.0 से। तो यहाँ से आपको मैं सारे वर्जन भी बताऊंगा, उससे पहले ही जान लीजिए कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो है आपका विंडो 11, जो हाल ही में 5 अक्टूबर 2021 को, पिछली साल, एक साल हुआ है, 5 अक्टूबर 2021 को सबसे लेटेस्ट वर्जन आया है इसका विंडो 11। तो कौन कौन से होते हैं वो भी हम जानेंगे। दूसरा ये ध्यान रहे ये किस प्रकार का है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित है और ये एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है इसके अलग अलग वर्जन्स के बारे में, कब कौन सा वर्जन आया। तो जैसा कि अभी बताया था कि सबसे पहला वर्जन कब आया है? 1985 में। फिर दूसरा जो वर्जन था वो आया है 87 में। फिर इसका अपग्रेड आया है, दूसरे में भी अपग्रेड हुआ है, तो 2.03 ये 1988 में, 3 1990 में। देखो नाम कैसे चल रहे हैं, 1 2 3, 3.1, फिर एक और अपग्रेड 1992 में। NT अभी बताया था, NT, और NT का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। ये कब आया है? 1993। तो बीच बीच में ऐसे भी नाम आएंगे आपके। फिर देखो यहाँ से सीक्वेंस बदल के अब कर दिया 95। अब ईयर के अकॉर्डिंग याद रखो, विंडो 95 मतलब 1995 में। तो इसके साथ हमारा पहला ब्राउज़र आया था एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसे भी अभी जून में रिटायर किया गया है, 15 जून 2022 में ही वो रिटायर हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो वो पहली बार कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया था दोस्तों? विंडोज़ 95 के साथ। फिर है विंडो 98 में। विंडो का 98 का सेकेंड एडिशन आया है एक साल बाद 1991 में। तो कुछ कुछ एडिशनों के एक एक अपडेट या अपग्रेड वर्जन भी निकाले हैं, सेकेंड एडिशन भी यहाँ पर निकाले हैं। नेक्स्ट देखिए विंडो 2000 में। विंडो ME अभी बताया था, मिलेनियम एडिशन, ये कैपिटल में आता है, मिलेनियम एडिशन, ये भी 2000 में। XP एक्सपीरियंस 2001 में, और इसमें फिर हमारे पास में बहुत सारे वर्जन थे, होम एडिशन भी था, प्रोफेशनल एडिशन भी था, इस तरीके से। तो देखिए XP मीडिया सेंटर था, XP सर्वर सेंटर था, XP सर्वर R2, दो हैं यहाँ पर भी, सर्वर में एक 2003, एक 2003 R2। लेकिन ये नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा XP कब आया। तो हमारे लिए तो ये ईयर काम की है, ज़्यादातर इतना ही पूछता है, लेकिन कभी कभी नाम दे दे तो कन्फ्यूज नहीं होना है, अलग अलग एडिशन भी आए। फिर आया है विस्टा आया है 2007 में। और विंडो 2007 जो हमारी जनरेशन ने सबसे ज़्यादा यूज की है वो खुद आई है 2009 में। विंडो 7 कब है? 2009 में। विंडो 8 2012 में। 8 का एक और वर्जन आया है यहाँ पर 8.1 2000। क्या डिफरेंस था? तो देखो एक आता था स्टार्ट बटन, 7 में था टास्क बार के लेफ्ट साइड में, तो वो स्टार्ट बटन विंडो 8 वर्जन से तो हटा दिया गया था, हम चर्चा करेंगे इसकी भी, विंडो 8 से हटा दिया गया, लेकिन 8.1 में वापस ऐड कर दिया गया। यानी यहाँ पर जो मेजर चेंज था वो किसका था? एक स्टार्ट बटन का। किसका? स्टार्ट बटन का। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से वर्जन में स्टार्ट बटन को हटा दिया गया था। तो वो 8 था, 8 में हटाया और 8.1 में वापस जोड़ दिया गया। फिर आया हमारे पास में विंडो 10, और विंडो 10 में आई 2015 के अंतर्गत। इसमें सबसे बड़ा चेंज था उस ब्राउज़र का, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा करके और उसकी जगह नया ब्राउज़र आया जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट एज। तो पहली बार माइक्रोसॉफ्ट एज नामक जो ब्राउज़र था वो किसके साथ जोड़ा गया है? विंडो 10 के साथ। तो 2015 में ये आया दोस्तों। और सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है वो है आपका विंडो 11 जो कि 2021 में, और ये तो आप डेट भी याद रख लेना, 5 अक्टूबर। दूसरा यहाँ से वो भी पूछेगा इंटरनेट, तो हम ब्राउज़र में भी चर्चा करेंगे आगे चल के कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र उसे कब रिटायर किया गया। तो 15 जून 2022 को रिटायर हुआ है। वो रिटायर पूरी तरह से कब हुआ है? 15 जून 2022 को, ये भी ध्यान रख लेना है। लेकिन कौन से वर्जन में लास्ट आया था? तो 8.1 में आया था, 10 में बिल्कुल नहीं आया। 10 में जो नया आया है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो ये अब हम अगली क्लास में दोस्तों चर्चा करेंगे विंडो के खास एलिमेंट्स के बारे में। किसके? विंडो सॉफ्टवेयर के एलिमेंट्स के बारे में। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।